दोस्तों, आज़ाद स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र या स्कोप ऑफ ईवीएस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन को भी लगाएंगे। आपको सीटेट ईवीएस पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और जिन दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनको भी शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं थ्योरी की ओर और देखते हैं। हेडिंग है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस। पहला पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन के लिए एनसीएफ 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा या द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल ऑफ फ्रेमवर्क में यह सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक एकल विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक सब्जेक्ट के रूप में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाए। ये एनसीएफ 1975 ने ये सिफारिश की 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा नीतिगत दस्तावेज में। इसमें बात की या पहल की कि प्रथम 2 वर्ष में जो है कक्षा 1 से 2 में जो है ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के रूप में जो है पढ़ाया जाए और कक्षा 3 से 4 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2 जो है वो अलग से होंगे या अलग से पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल यही दृष्टिकोण, सेम दृष्टिकोण जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और एनसीएफ 1988 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया। जो एनसीएफ 1975 या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1975 ने बताया कि कक्षा 1 से 2 के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के रूप में पढ़ाया जाएगा और कक्षा 3 से 4 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए पर्यावरण अध्ययन भाग 1 और पर्यावरण अध्ययन भाग 2 अलग से होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पॉइंट है एनसीएफ 2000। एनसीएफ 2000 ने पहली बार पर्यावरण अध्ययन में प्राथमिक स्तर 3 से 5 पर सामाजिक अध्ययन और विज्ञान को एकीकृत रूप में पढ़ाने की सिफारिश की। यानी सामाजिक अध्ययन और विज्ञान को अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग विषय के रूप में ना पढ़ाया जाए, बल्कि पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 3 से 5 में सामाजिक अध्ययन और विज्ञान को एक साथ रूप में पढ़ाया जाए। ऐसी सिफारिश जो है एनसीएफ 2000 ने की। वर्तमान एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतरता आगे मजबूत बनाने के लिए आह्वान किया गया कि जो सामाजिक अध्ययन है और विज्ञान जो विषय हैं उनको आगे भी पर्यावरण अध्ययन में एक ही साथ पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित और एकीकृत करने के लिए लगभग 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया, जिन्हें पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट है परिवार और मित्र, दूसरा पॉइंट है भोजन और तीसरा पॉइंट है आवास या आश्रय और चौथा पॉइंट है पानी और पांचवा पॉइंट है यात्रा और छठवां पॉइंट है हम चीजें कैसे बनाते हैं। यानी पर्यावरण अध्ययन की जो थीम है, मुख्य थीम जो है वो 6 हैं। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पुट अप हो जाता है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की थीम है या निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की थीम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ है बाहरी आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी जैविक या बायोटिक और अजैविक अबायोटिक घटकों से है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। जैविक घटक में दोस्तों क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, यानी कह सकते हैं कि जिनमें जान हो।
वो जैविक घटक हो जाते हैं। और अजैविक घटक में दोस्तों जिसमें जानना हो, जैसे जल, वायु, मिट्टी। अगर पर्यावरण की डेफिनेशन पूछी जाए कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो जैविक और अजैविक घटकों का वो समूह जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि दो प्रमुख घटक हैं। एक तो प्राकृतिक घटक यानी जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, और दूसरा मानव निर्मित घटक यानी जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। प्राकृतिक घटक में जल, वायु, स्थल, जैव मंडल आ जाते हैं, और मानव निर्मित घटक में इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क और संस्कृति, ये सब आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण के दो प्रमुख घटक प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक हैं। अगर पूछा जाए कि पर्यावरण का निर्माण या पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो पर्यावरण की जो परिभाषा होगी वो जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से होती है, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। दोस्तों, इंग्लिश में पर्यावरण को एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द वायरोनेर से हुई है, ये ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। हेडिंग है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस एनसीएफ 2005 के अनुसार। पहला पॉइंट है बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। यानी बच्चे को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए या समझ विकसित करना चाहिए कि बच्चे प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगा सकें। दूसरा पॉइंट है अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से बच्चों में भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना है। यानी बच्चे को जो भी सिखाया जाए उनको अवलोकन करने के अवसर प्राप्त कराए जाए, और चित्रों के आधार पर जो है अवलोकन और चित्रों के आधार पर उनमें जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, और जो उनसे अनुभव प्राप्त हो उन अनुभव के आधार पर ही बच्चों में भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ विकसित की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए, यानी जो भी सामाजिक घटनाएं हैं उनके प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत करें, और फिर इसके बाद पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए जो है आगे बढ़ना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा चूंकि परिवार का एक सक्रिय सदस्य होता है और उसका जो प्रथम पाठशाला परिवार होता है, अर्थात मूर्त से या ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाए। यानी बच्चे को जो पहले मालूम हो वहाँ से शुरुआत करना चाहिए, फिर उसके बाद अज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना है। यानी जो भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जल संरक्षण या वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण, जो भी पर्यावरण मुद्दे हैं उनके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरण कौशल या साइकोमोटर स्किल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना, अर्थात अवलोकन और वर्गीकरण के द्वारा बच्चों को सिखाना। या कह सकते हैं कि जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो जानवरों और पशु पक्षियों में अंतर नहीं कर पाते हैं, वो दोनों को जानवर ही कहते हैं। इसको यानी इस चीज़ को दूर करना है कि वो जानवर को जानवर कहें और पक्षी को पक्षी कहें, तो इसके लिए उनको अवलोकन के अवसर देने चाहिए, जिससे वो क्या होंगे, उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ विकसित होगी और वो धीरे धीरे उन चीज़ों का वर्गीकरण करने लगेंगे। यानी पक्षी और जानवर में जो है भेद करना सीख जाएंगे। ये पर्यावरण अध्ययन की दोस्तों अवधारणा है, जिसमें बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए अवलोकन, यानी सबसे पहले अवलोकन करवाया जाता है, फिर उसके बाद
वर्गीकरण कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पॉइंट है विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे या पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, जैसे लिंग भेद, लड़का लड़की में अंतर, उत्पीड़न के मुद्दे, दहेज के लिए उत्पीड़न या अन्य उत्पीड़न, प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को जो है मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास करना। क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो मूर्त घटनाओं से अगर किसी भी चीज को संबंधित करके सिखाया जाता है तो वो जल्दी से समझ जाते हैं या जल्दी से सीख जाते हैं। फिर उनके बाद क्या है कि उससे क्या होगा, अगर ऐसी घटनाओं के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो वो मानवीय अधिकारों, मानव के क्या अधिकार हैं, इक्वलिटी क्या है, समानता क्या है और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित होगा। अगर इस प्रकार से मूर्त घटनाओं से संबंधित कर अगर उन्हें समझाया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी तो इन मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को इस योग्य बनाना कि समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकार, जो उसके बच्चों के जो अधिकार हैं संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके, कैपेबल हो सके। इस प्रकार से बच्चों को विकसित करना है, डेवलप करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी पर्यावरण का संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। यानी वो समझ सकें कि हम पर्यावरण संरक्षण जो है किस प्रकार से कर सकते हैं और क्यों आवश्यक है। ये सब उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए ही पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। जैसे बच्चों से कहा जाए कि आप लोग जो है पौधे लगाइए, जिससे क्या होगा कि पर्यावरण जो है दूषित नहीं होगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा। इस प्रकार की अच्छी आदतों का विकास करना जरूरी है। हेडिंग है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ ईवीएस। पहला पॉइंट है एनसीएफ 2005 या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो है बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने का समर्थन करती है, या बच्चे को जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए या सिखाया जाए वो उसको बाहरी जीवन से जोड़कर बताया जाए, यानी वास्तविक जीवन से जोड़कर बताया जाए। जैसे बच्चों के जो आसपास पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, अगर वो आसपास या जो परिवेश से संबंधित जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं अगर उसके बारे में बताया जाएगा तो बच्चे जो हैं उस बात को या उस पेड़ पौधे या जीव जंतु के बारे में जो है अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन का ध्येय जो है ज्ञान का मात्र अर्जन ही नहीं है, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए, यानी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए आवश्यक कौशलों के विकास के द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान भी करना है। यानी जो सामाजिक है जैसे पारिवारिक या विद्यालय से संबंधित या सामुदायिक, प्राकृतिक, जल, वायु, ये जो है जैव मंडल या स्थल मंडल, सांस्कृतिक मुद्दे, इन सभी का एक संपूर्ण रूप से इनके प्रति एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है और स्किल को डेवलप करना है, जिससे वे पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का समाधान भी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का समावेश है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में जैसे आपका रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान आता है, सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ये सब आता है। इन सभी का जो समावेश है वो पर्यावरण अध्ययन में है।
यह इन विषयों के सार को संकलित करके, यानी इन जो विषय के जो सार हैं उनको एक साथ संकलित करके प्राकृतिक वातावरण तथा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्वों की पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से जो है समझने तथा संचारित करने में सहायता करता है। यानी पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा अध्ययन है जिसमें प्राकृतिक वातावरण और भौतिक तथा रासायनिक और जैविक तत्वों की जो क्रियाएं होती हैं उनके प्रति जो है व्यवस्थित रूप से अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके संचालित करने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए ऑप्शन है चीजें जो हमको घेरती हैं, बी ऑप्शन है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी की वस्तुएं, सी ऑप्शन है अबायोटिक एवं बायोटिक घटक और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें पर्यावरण को जो परिभाषित करते हैं वो बायोटिक और अबायोटिक दो घटक जो होते हैं मिलकर जो है पर्यावरण का निर्माण करते हैं। बायोटिक घटक में जीव जंतु, पेड़ पौधे या जैविक तत्व जो है आ जाते हैं और अबायोटिक घटक में जो है निर्जीव चीजें आ जाती हैं, जैसे जल, वायु, चट्टान, ये सभी चीजें आती हैं। तो पर्यावरण की जो परिभाषा है वो दो घटकों से, बायोटिक और अबायोटिक से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन जीवी कारक नहीं है? यानी जैविक कारक नहीं है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और चट्टान। दोस्तों जैविक कारक या बायोटिक घटक कह सकते हैं। बायोटिक घटक में पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैविक कारक नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा कि चट्टान जो है वो जैविक कारक नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि ये एक अबायोटिक या अजैविक कारक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव पर्यावरण संबंध एक खालिस्तान संकल्पना है। ए ऑप्शन है ऋणात्मक, बी ऑप्शन है धनात्मक, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा बी नंबर होगा। ये मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है, क्योंकि मानव जो है वो दो प्रकार से जो है भूमिका निभाता है। एक तो बायोटिक या जैविक घटक के रूप में, और दूसरा जो है ये पर्यावरण जो का है एक महत्वपूर्ण कारक या इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसलिए जो है मानव पर्यावरण संबंध एक जो है धनात्मक संकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन पर्यावरण की जो है समस्या नहीं है? ए ऑप्शन है जल का विनाश या दुरुपयोग करना। दोस्तों अगर जल का विनाश करेंगे या दुरुपयोग करेंगे तो ये पर्यावरणीय समस्या है, जबकि हमें बताना है समस्या पर्यावरण समस्या नहीं है। बी ऑप्शन है जल का संरक्षण। जल का अगर हम संरक्षण करेंगे तो ये पर्यावरण समस्या नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जबकि वनों की कटाई और भूमि अपरदन या क्षरण जो है एक पर्यावरण समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ये बताना है दोस्तों। ए ऑप्शन है पेड़ पौधे, जीव जंतु, बी ऑप्शन है रिश्ते नाते, संस्कृति, सी ऑप्शन है मकान, सड़कें, पूजा स्थल, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सभी जो हैं सही हैं, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक दोनों घटक आ जाते हैं। जैविक घटक में पेड़ पौधे, जीव जंतु और अजैविक घटक में मकान, सड़कें, पूजा स्थल और रिश्ते नाते, संस्कृति ये आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राकृतिक और एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। यानी जो अंतःक्रिया होती है, इंटरएक्शन जिसे बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल बताने हैं, उदाहरण बताने हैं। ए ऑप्शन है वनों की कटाई, बी ऑप्शन है शिकार, सी ऑप्शन है निर्माण कार्य और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों अंतःक्रिया के अंतर्गत वनों की कटाई, शिकार करना और निर्माण कार्य ये सभी आ जाते हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ए ऑप्शन है सभी जीव, बी ऑप्शन है भू आकृति कारक, सी ऑप्शन है निर्माण कार्य और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी जो होंगे
वो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। यानी प्राकृतिक पर्यावरण के घटक के अंतर्गत जो हैं जैविक और अजैविक दोनों घटक आ जाते हैं, जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे भू आकृति कारक और निर्माण कार्य जो है समाहित होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है पर्यावरण एक स्रोत है। ए ऑप्शन है अधिगम का, बी ऑप्शन है औषधि का, सी ऑप्शन है ऊर्जा का, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पर्यावरण के माध्यम से हम अधिगम करते हैं, सीखते हैं और पेड़ पौधों यानी पर्यावरण में उपस्थित पेड़ पौधों से औषधि भी प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधों के माध्यम से हम फल फूल प्राप्त करते हैं, जिन्हें खाने से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि। यह ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। दोस्तों, यदि बच्चों को सीखने के लिए खोजने के पर्याप्त समय दिया जाएगा तो ये समझा जाएगा कि पर्यावरण जो अध्ययन है वो बाल केंद्रित है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन जो है निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन कराती है। ये जो है निम्न क्रियाकलाप हैं और इसमें से वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी, वो हमें बताना है। ये ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बी ऑप्शन है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सी ऑप्शन है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। दोस्तों, डी ऑप्शन जो होगा सबसे कम प्रभावी होगा। अगर बच्चे को सिर्फ कटी लकड़ियों के भंडार दिखाएंगे तो उसमें उनकी जो है इनकी अपेक्षा जितने जो 3 ऑप्शन दिए हैं उनकी अपेक्षा जो है बच्चे की एक्टिविटी जो होगी सबसे कम होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटीज होगी वो सबसे कम प्रभावी होगी। जबकि अगर प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, तो वो पूर्ण रूप से एक्टिव रूप से वर्क करेगा। और वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का अगर आयोजन किया जाए तो भी वो बच्चा पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा। और वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण करने के लिए निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, तब भी बच्चा क्या होगा, पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा। जबकि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के अगर भंडार दिखाए जा रहे हैं तो वो क्या होगा, उतना एक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए ये जो है वांछित उद्देश्यों में सबसे कम प्रभावी जो है एक्टिविटीज होगी, यानी 4 नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। ए ऑप्शन है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। बी ऑप्शन है कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखना। सी ऑप्शन है घर से बाहर आने जाने से बचना और डी ऑप्शन है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच कराना। दोस्तों, इसका जो सबसे एक व्यक्ति जो है सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है यदि वो आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करता है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है सभी बड़े नगर या शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से खालिस्तान के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ए ऑप्शन है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा। यदि व्यक्तिगत रूप से अगर एक व्यक्ति जो है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात जो है व्यवस्था का प्रयोग करता है तो इससे क्या होगा, भारी संख्या में वाहनों के कारण जो प्रदूषण हो रहा है वो समस्या खत्म हो जाएगी और इस प्रकार से जो बंदा है वो पर्यावरण संरक्षण में जो है अपना सहयोग दे सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं।
ए ऑप्शन है जल संरक्षण, बी ऑप्शन है कचरा निस्तारण, सी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, डी ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता। इनमें से कौन से ऑप्शन जो है पर्यावरणीय मुद्दे हैं ये बताना है और जो ऑप्शन सही है वो छांटना है। देखते हैं दोस्तों, इसमें से देखिए जो ऑप्शन होगा ए जल संरक्षण जो है एक पर्यावरणीय मुद्दा है, और बी ऑप्शन जो है कचरा निस्तारण ये भी पर्यावरण मुद्दा है, और सी जो ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि ये भी जो है पर्यावरणीय मुद्दा है। डी ऑप्शन पौष्टिकता की गुणवत्ता, दोस्तों ये जो पौष्टिकता की गुणवत्ता है वो शारीरिक विकास से संबंधित है, इसलिए ये ऑप्शन पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है। यानी ए बी सी जो है वो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।